नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया डिबेट। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। तकनीक की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ता भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी बेहतर काम कर रहा है। दुनिया के शक्तिशाली देश अपने देश में आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और सैन्य तंत्र को मजबूती देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास में आज भारत कहां खड़ा है। सवाल यह भी है कि मानव और मशीन की स्पर्धा में कौन ज्यादा हावी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के भविष्य की संभावनाएं क्या हैं। इन्हीं कुछ बुनियादी सवालों की पड़ताल करने हम आ पहुंचे हैं देश के जाने माने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली कैंपस में और भारत के युवा छात्रों के साथ। आइए शुरुआत करते हैं न्यू इंडिया डिबेट की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत संसद टीवी की तरफ से। और चर्चा की शुरुआत में सबसे पहला सवाल यही है कि आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत कितना आगे बढ़ा है। एआई के क्षेत्र में आज भारत में वृहद रूप से शोध कार्य चल रहा है। दो क्षेत्र जहां भारत में एआई का अधिकतम रूप से इस्तेमाल हो रहा है, चिकित्सा और उत्पादन। चिकित्सा के क्षेत्र में न केवल एआई का इस्तेमाल ट्रीटमेंट बल्कि ग्लोकोमा जैसी प्रचलित बीमारियों के अर्ली डायग्नोसिस में भी किया जा रहा है। और तो और हमारे देश के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां अक्सर प्रशिक्षित कर्मियों की कमी रहती है, कनेक्टिविटी की समस्या रहती है, वहाँ एआई की मदद से ऑपरेशन किए जा रहे हैं। दूसरा क्षेत्र जिसकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो है विनिर्माण और उत्पादन, यानी मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन का क्षेत्र। अगर भारत आज अपने आप को विश्व गुरु के रूप में देखना चाहता है, कंप्यूटर साइंस के उत्तम चरण पर अगर भारत अपने आप को देखना चाहता है, अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों से मुकाबला करना चाहता है, तो ये बेहद आवश्यक है कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन क्षेत्र को बल दें। इसके लिए एआई का इस्तेमाल आज मशीनों द्वारा की गई गलतियों की गुंजाइशों को कम करने, मशीनों को ज़्यादा लंबे समय तक उपयोग में लाने और हमारे जो स्मॉल टू मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस हैं, यानी छोटे और मध्यम वर्गीय व्यवसायों के मशीनीकरण में उपयोग हो रहा है। यहाँ भारत ने एआई में वृहद रूप से शोध कार्य किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में पूरा विश्व इसका वास्तविक परिणाम देखेगा। एक रिपोर्ट के जरिए भी ये बताया गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, एक औद्योगिक क्रांति लाने की स्थिति में भारत की स्थिति रहेगी। कितने लोग मानते हैं कि ऐसा है? बियॉन्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस हमने देखा है कि कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज एआई का यूज़ करके चीज़ें पर्सनलाइज कर पाते हैं टू द पॉइंट कि देर एबल टू ट्रैक आवर डेटा एंड देर एबल टू टेल अस लाइक एंड देर एबल टू यूज़ थिंग्स लाइक एल्गोरिदम्स लाइक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स टू टेल टू पर्सनलाइज सर्विसेज टू आवर डेटा। वी थिंक दैट जब गवर्नमेंट अपने सर्विसेज को पर्सनलाइज कर पाए यूजिंग एआई, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट्स और उसका कस्टमर्स तक पहुंच का गैप भी ब्रीच हो सकता है। और हम ये भी देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सिक्योरिटी को पुख्ता करने में भी बहुत इफेक्टिवली किया जा सकता है। तो आपको लगता है कि हम भारत के अलग अलग सेक्टर्स में उसका एक बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हम सुरक्षा को भी पुख्ता कर सके, फिर कोई सा भी क्षेत्र हो? जो अभी सिचुएशन है उस हिसाब से एआई का जो यूज़ हो सकता है, लाइक जो रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट है, तो उनके अंदर एक अभी जो डेवलपमेंट हो रही है, इट्स लाइक कि कॉमन सेंस एक रोबोट्स के अंदर डालना, जिससे कि वो ह्यूमंस की तरह, इंसानों की तरह ही किसी सिचुएशन को देख के समझ सके कि उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो जब मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अगर हम लोग रोबोट्स को इस तरह से बनाएंगे कि ये एक स्पेसिफिक थ्रेट है और इस सिचुएशन में ऐसे एक्ट करना है, तो रोबोट्स का फिर वो स्पेसिफिक वहाँ पे फिर उनके संग आएगा, एक यूज़ आ सकता है सिक्योरिटी में। जैसे कि स्टार्टर्स के लिए एकदम एलईडी लाइट्स का जो हम लोग सेंसर्स बनाते हैं, एलईडी सेंसर्स लाइक लेजर ट्रैप्स एंड ऑल, तो वो एक बहुत स्टार्टिंग में है। बट रोबोट्स का उसी तरह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसी तरह से और भी यूज़ हो सकता है कि अगर ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट होता है या ये स्पेसिफिक क्राइटेरिया रीच होता है, तो ये टारगेट सिक्योरिटी ब्रीच है और वहाँ पे फिर उसको हमें इस तरह से सिक्योरिटी को फिर इस तरह से हैंडल करना है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जैसे अनोमली डिटेक्शन होता है एआई में, तो उसका भी जैसे हवाई अड्डे हो गए, रेलवे स्टेशन हो गया, इन सब, या मार्केट प्लेसेस हो गए, इन सब जगहों पे काफ़ी इफेक्टिवली पुलिस एजेंसीज यूज़ कर सकती हैं। और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि जैसे आपके पास इमेजेस आती हैं तो आप इमेजेस को प्रोसेस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पे कोई दिक्कत है, तो ये काफ़ी स्ट्रेन भी कम कर सकते हैं। जो ओवर स्ट्रेस्ड पुलिस पर्सनल हैं या फिर जो ओवर स्ट्रेस्ड सिक्योरिटी पर्सनल है, उन फेस्टिवल टाइम्स में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि
हमारा क्राउड इतना बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है ये यहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है जैसे। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से हम देखें तो हम वाकई में ये देखते हैं कि अब बातें होती हैं कि सीमा पर देश के जवान तो खैर सुरक्षा दे ही रहे हैं, लेकिन रोबोट्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा और दुनिया के कई सारे देश उस पर काम भी कर रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि हम हमारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना, हमारे सी पोर्ट्स, हमारे एयरपोर्ट्स, जितने भी हमारे एयरबेस जो आर्मी के हैं, उनकी सिक्योरिटी को एआई के ज़रिए बहुत पुख्ता रख सकते हैं, कर सकते हैं, ऐसा मानते हैं? जैसे एटीएम्स हैं, एटीएम्स के अंदर उनका सिस्टम डिप्लॉय होता है, उसके अंदर वो फीड लेते हैं और डिटेक्ट करते हैं कि एक से ज़्यादा बंदे तो नहीं आ रहे हैं, कोई हेलमेट पहन के तो नहीं आ रहा है, कोई ऐसी घटना नहीं हो रही जिससे हमारे एटीएम के किसी भी कुछ भी नुकसान हो। तो ऐसे चीज़ें कि जहाँ पे हम इन चीज़ों को यूज़ करके, एआई को यूज़ करके हम रोबोट्स या फिर खाली हम कैमरास भी लगा सकते हैं जो बाहर से इंट्रूजन या फिर टेररिस्ट आ रहे हों उनको डिटेक्ट कर सकें, या फिर उस टाइप की चीज़ें भी जो रियलिस्टिक ग्राउंड पे रहते हुए हो सकती हैं, तो वो भी चीज़ें हम देख सकते हैं। ओके, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? चूँकि डिफेंस में हमारे पास अभी जो एलिमेंट करेंट है ह्यूमन एलिमेंट, कि हम ह्यूमन के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। हमारे एक सैनिक मरते हैं, देन द कॉस्ट इनकर्ड टू अस इज़ वेरी मच ह्यूज, मतलब ह्यूमंगस है। लेकिन अगर जब एआई आ जाएगा तो सिर्फ हमें ह्यूमन इंटरवेंशन, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग में ज़रूरत होगा, सिर्फ वहाँ पे हमारे टॉप कमांडर्स होंगे, वो डिसीजन देंगे। एआई मॉडल्स हैं, वो एल्गोरिदम्स मतलब कमांड लेने में एक्सपर्ट है, वो उसको एग्जीक्यूट करने में काफ़ी मतलब हेल्प देंगे। तो ये एआई का अगर हम तीनों ही डिफेंस के तीनों ही विभाग में अगर इसको करें तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। सिर्फ उसमें अब हमारा एक्सपर्टीज जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस जहाँ पे ज़रूरत होगा, सिर्फ हमें वहाँ पे इंटरवेन करने का ज़रूरत पड़ेगा। और बाकी एआई उसे ईजिली कर सकते हैं, और तब हमारे डिफेंस में हम काफ़ी ही मतलब स्पेस एरिया सब कुछ में हम बहुत ही ताकतवर हो जाएंगे। क्योंकि अब हमें कोई ऐसा नहीं है कि एक ये ऑपरेशन करने से हमें पता है कि इतने लोग हैं, हमारे मारे जा सकते हैं। ठीक, दुनिया को यदि हम देखें, आज हम रशिया को देखें, चाइना को देखें, जर्मनी को देखें, जापान को देखें, अमेरिका को देखें, ये लोग बहुत फोकस्ड हैं। भारत को इस सिचुएशन में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? पिछले साल ही इजराइल और पैलेस्टाइन का वॉर हुआ था, तो उसमें बीच में एक न्यूज़ आई थी कि अबाउट 100 मिसाइल्स वर डिफ्यूज्ड बाय इजराइल आयरन डोम सिस्टम। तो इट इज़ फुली बेस्ड ऑन एआई ओनली। वो मतलब हर मिसाइल से पहले वो देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट होगा और किस टारगेट एरिया पे वो जा रहा है, और फिर ऑटोमेटिकली उसे डिफ्यूज़ करने के लिए स्ट्रॉन्गर मिसाइल भेज देती है। और इंडिया में हम इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं जैसे अपार्ट फ्रॉम टेररिस्ट काफ़ी सोल्जर्स जो शहीद होते हैं वो आईडीज़ की उससे भी शहीद हो जाते हैं, जैसे बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करते हुए। तो हम उस चीज़ में एआई का यूज़ कर सकते हैं कि वो आईडीज़ को वो करे, बिल्कुल आइडेंटिफाई करे और हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करे कि इस जगह आईडीज़ इम्प्लांटेड है। तो उसमें काफ़ी हेल्प हो सकती है हमारी। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि सियाचिन में हम देखते हैं कि -50 में हमारे देश के जो जवान हैं वो गश्त कर रहे होते हैं, और उसमें यदि हम एआई का बेहतर इस्तेमाल करें तो ये बहुत अच्छा एक तरीका हो सकता है मशीन को सही तरीके से इस्तेमाल करने का। भारत को कभी भी सुपर पावर बनना है तो सबसे पहले उसको अपनी मिलिट्री सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। इंडिया में मतलब अभी हमारा मिलिट्री टेक्नोलॉजी बाकी सुपर पावर से कम है, तो अभी हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम कैसे एआई के थ्रू, क्योंकि एआई अभी कम रिसर्च हुई है, तो अगर हम अभी एआई में स्टेप इन करके अगर हम रिसर्च करके अपने जो भी सारी मिसाइल्स हो गई या जो भी हमें अलग अलग मशीन्स हो गई, अगर हम उनमें जाके बहुत अच्छा रिसर्च करके टेक्नोलॉजी पहले ही डेवलप कर ले तो इंडिया को मतलब पर्टिकुलरली इसमें फोकस होकर आई थिंक अगर वो इसमें करेगा तो आराम से एक सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर बन सकता है। वो आके एक्सपोर्ट कर सकता है टेक्नोलॉजी, उससे बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा एंड इंडिया की इकोनॉमी और मिलिट्री सब दोनों बहुत ज़्यादा बूस्ट होंगी। तो आई फील एआई इज़ द वे टू गो अबाउट। मेरे ख्याल से सुरक्षा के क्षेत्र में कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं इसकी हमने बहुत बात कर ली, पर एक चीज़ जो हम भूल रहे हैं कि एआई हमारी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। और जो बाकी देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका, रशिया, ये सारे देश अपने सिटीजन्स की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हमारे आसपास सारी डिवाइसेस हैं वो सब, उन सब में एआई का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे अभी एक 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा है और ये पूरी दुनिया में आ रहा है, पर इंडिया में इसमें रिसर्च कम हुई है। तो हम अपने घरों में जैसे हमारे टीवी, हमारे फ्रिज, हमारी वॉशिंग मशीन, इन सब को आपस में लिंक करके हमारे रोज़ के कामों को आसान बना सकते हैं एआई का इस्तेमाल करके।
ये बहुत अच्छा सुझाव है। देखिए, ईज़ ऑफ लिविंग में हम टेक्नोलॉजी का बहुत बेहतर इस्तेमाल हम देख रहे हैं, बहुत सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं और बहुत सारी गैजेट्स, बहुत सारी एप्लीकेशंस हम हमारी डेली लाइफ में हम सभी यूज़ करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इसको जितना ज़्यादा सिंपल किया जाएगा, जितना ज़्यादा इसको आसान बनाया जाएगा, भारत जैसे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि ज़्यादातर लोगों का ये परेशानी नहीं आती है कि मतलब मुझे इस्तेमाल करना नहीं आता, क्योंकि ऐसा कभी झिझक नहीं होती है मतलब बूढ़े लोगों में या बुजुर्गों में कि हम अपने पोते पोतियों से पूछ लें कि मतलब वो कभी झिझक की बात होती नहीं है। मेरे हिसाब से ज़्यादा जो इशू हो जाता है इस चीज़ में वो ये है कि उन लोगों को भरोसा नहीं होता सिस्टम पे, या जैसे बहुत सारे लोगों को एआई पे भरोसा नहीं होता कि मतलब ये हमारा सारा डेटा ले रहे हैं या जो भी हो रहा है। तो एक वो चीज़ है जो इंडिया को पहले ब्रिज करने की ज़रूरत है। जैसे अभी आपने बोला कि मतलब दूसरे देश जो हैं उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है, इंडिया से आगे हैं, थोड़ा ज़्यादा तरक्की की है एआई के मामले में, हर जगह अप्लाई करने में। तो वो मेरे हिसाब से निराशा की बात नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने जो गलतियां की हैं हम उनसे फिर वो सीख सकते हैं। क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि जैसे यूएसए में ऐसा हुआ था कि एक एआई सिस्टम था जो फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर एलोकेट करता है कि एक साल में किस फैमिली को कितना ज़रूरत है हेल्थ केयर का। ठीक है। तो वो ये सब बेसिस पे कर रहा था कि मतलब कितना खर्चा होता है एक फैमिली का उस हिसाब से, तो उससे ऑटोमेटिकली कुछ लोगों का हेल्थ केयर कम एलोकेट होता था क्योंकि उनका एनुअल खर्चा कम है, मतलब कि उन्हें शायद उतनी हेल्थ केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन देख सकते हैं आपकी ये क्यों गलत हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग नहीं जाते हॉस्पिटल या उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराएं। तो ये सारी जो गलतियाँ हैं ये हम ठीक कर सकते हैं और इसकी वजह से ही लोगों का ज़्यादा फेद आएगा सिस्टम में। आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही इस्तेमाल भारत जैसे देश में जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समय पर और कम समय में बेहतर इलाज दे सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इंडिया जहाँ पे काफ़ी जैसे विलेजेस वाले एरिया में डॉक्टर्स की कमी है, वहाँ पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर सकते हैं ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लेट्स से वो विलेजेस सिटी से कनेक्ट कर रहे हैं और वहाँ पे एआई वाले सॉल्यूशंस डायरेक्टली वो उनका इनपुट ले रहे हैं और उसके हिसाब से वो देख रहे हैं कि अच्छा कौन सा डिजीज़ है, क्या क्या रेकमेंड कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए उनको। तो आई गेस वहाँ पे एआई का काफ़ी यूज़ हो सकता है। ठीक है, इस पर कोई और सुझाव? इस पर कुछ स्टार्टअप्स भी आजकल काफ़ी काम कर रहे हैं डिजीज़ डिटेक्शन के ऊपर। इसके अलावा आपने एक चीज़ पहले बोली थी कि इंडिया में काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत है, तो उसके ऊपर मैं सबको सूचित करना चाहता हूँ कि पिछले ही साल आईआईटी दिल्ली ने स्कूल ऑफ एआई एस्टैब्लिश किया था एंड उसमें मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम है। तो जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। उसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है कि सेकेंडरी एजुकेशन स्पेशली जो रिसर्च पोजीशंस हैं उनके लिए गवर्नमेंट जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सके उतना ज़्यादा उनको करना चाहिए। ठीक है, आपने रिसर्च का जिक्र किया, मुझे लगता है कि देखिए जितना ज़्यादा इसके अच्छे टीचर्स हमको मिलेंगे इंडिया में, ख़ास तौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट मिलेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे हम लोग तैयार कर पाएंगे। इंडिया के अंदर रिसर्च का कल्चर थोड़ा सा बाकी देशों से पीछे है। जैसे आपने उन देशों का नाम लिया था काफ़ी, वो आगे इसलिए क्योंकि उधर रिसर्च का एक कल्चर काफ़ी डेवलप्ड है। तो अब जैसे हमारे यहाँ हो रहा है, हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है, जैसे स्कूल ऑफ एआई भी खुला और धीरे धीरे अगर गवर्नमेंट पुश करेगी लोगों को कि वो जाएं, मतलब अभी एक बहुत फ़र्क आता है कि रिसर्च स्कॉलर की ज़िंदगी और एक नॉर्मल ज़िंदगी में लोगों को लगता है कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एंड में हमको शायद वो उसका मेहनत का फल ना मिले। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट उनको इंसेंटिवाइज करेगी अलग स्कीम्स के साथ, तो वो भी चाहेंगे कि हम रिसर्च करें और हम आगे जाएं, और इससे ही एआई के अंदर ये फ़ायदा होगा कि अगर हमारी जनरेशन एआई के अंदर रिसर्च करके आगे बढ़ेगी तो ही इंडिया आगे बढ़ पाएगा। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एआई और मशीन लर्निंग का हम काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ड्रग डिलीवरी अगर हम देखते हैं तो जो एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो जो रिसेप्टर्स रहते हैं उनके पर्टिकुलर एक साइट पे जाके बाइंड करते हैं। तो काफ़ी बार वो जो एंजाइम्स की दिक्कत होती है, मतलब कि हम सही से ड्रग नहीं बता पाते डॉक्टर्स, अगर हमको पूरी एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता है उस डिजीज़ की तो हम सही से उसको डिलीवर नहीं कर पाते कि उसका पूरा इफेक्ट नहीं आ पाता दवाई का। तो हम एआई का यूज़ करके उसको हम एम्पलीफाई कर सकते हैं कि जो डिजीज़ हो रही है या फिर जो हम उसके लिए ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं उसको बेटर तरीके से अफेक्ट कर पाए। जब भी हम बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की करते हैं तो हम देखते हैं कि मैन वर्सेस मशीन की बातें होने लगती है। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि बढ़ता है तो उससे नौकरियों का खतरा भी बढ़ेगा? एक स्टार्टअप है IIT BHU का
तो बेसिकली मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम करना होता है तो एक इंश्योरेंस एजेंट आता था इससे पहले, तो आगे चेक करता था कितना डैमेज हुआ है, उसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। वो स्टार्टअप ने काम करा है कि आप अपनी गाड़ी की पिक्चर दे के भेज दीजिए और वो उस हिसाब से उसमें डैमेज डिटेक्ट कर लेते हैं एआई के थ्रू और बता देते हैं कि इतना डैमेज है उस हिसाब से पैसे। तो इस हिसाब से कि एआई एक तरीके से वो मैन पावर को कट डाउन तो कर ही रहा है। तो आप मानते हैं ऐसा कि उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है? मतलब नहीं बढ़ेगा, एक दूसरी तरीके पे आप एक एआई ऑफिसर जो उस कंपनी में गया है वो भी तो बढ़ा ही है, तो बैलेंस ही है। जॉब्स में ऐसा होगा कि जॉब्स चेंज होंगी जैसे जैसे एआई आएगा। जैसे अभी हम देखते हैं कि काफ़ी लोग ड्राइवर्स के उसमें जॉब्स में हैं, बट हम ऐसा देख रहे हैं कि फ्यूचर में सेल्फ ड्राइविंग कार्स आएंगी जिसको एआई चलाएगा। तो सर ऐसा होगा कि ड्राइवर्स की जॉब जाएगी, बट जब हम इन कार्स को डेवलप करेंगे तो हमें और ज़्यादा इंजीनियर्स चाहिए होंगे और इसकी वजह से नई जॉब्स आएंगी। अभी भी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एआई ग्रो हो रहा है, एआई में इंजीनियर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसी तरीके से अगर कुछ जॉब्स जाएंगी जैसे कि डिलीवरी या फिर ड्राइवर या फिर और जैसे एजेंट्स की जॉब्स जाएंगी, तो फिर हम देखेंगे कि बाकी सेक्टर्स में जॉब आएंगी जिसमें इंडिया को थोड़ी सी प्रॉब्लम पहले भी रही है। जैसे इंडिया में इंजीनियर्स की बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रही है, बट अगर इस तरह की नई एआई वाली जॉब्स आएंगी तो एजुकेटेड क्लास को जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगे। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खतरा बन सकता है? मतलब देखिए, ऑब्वियसली हम पूरी तरीके से मशीन पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, लेकिन बात यह भी है कि मशीन हम इंसानों की तुलना में ज़्यादा काम कर सकती है। तो ये जो डिफरेंस है इसको कैसे समझ सकते हैं? जब कैलकुलेटर्स नहीं थे, जब कंप्यूटर्स नहीं थे, तब की जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी ह्यूमन कैलकुलेटर्स यूज़ करती थी। जैसे शकुंतला देवी हो गई, तो शी वॉज अ ह्यूमन कैलकुलेटर। तो उस टाइम भी इसी टाइप का फियर एक था कि अगर कंप्यूटर्स आएंगे, कैलकुलेटर्स आएंगे तो जॉब्स चली जाएंगी। बट तो ये मुझे लगता है कोई भी एक नई टेक्नोलॉजी आती है तो ये फियर रहता है, का डर होता है, क्योंकि वो फील्ड जो है बहुत ही कम लोगों के बीच में रहती है, फिर वो स्टार्ट ग्रो करना। बट जब वो फील्ड बढ़ती है तो उसके साथ जो मशीनरी अंदर सप्लाई करना होता है वो भी बढ़ती है। जैसे कंप्यूटर का तब डर था, आज कंप्यूटर आ गया तो देखिए कंप्यूटर ने कितनी फील्ड कितना ग्रोथ किया है। तो मुझे लगता है सिमिलरली एआई भी अपना पूरा एक डोमेन बनाएगा। उल्टा ये भी समझना चाहिए कि जो एआई वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद अदर फील्ड्स। आप एआई को अप्लाई करते हैं दूसरी फील्ड्स में, तो वो जो फील्ड्स हैं उनमें भी ग्रोथ होती है। अगर हम लोग पुराना एग्जांपल भी लें, जैसे 1800 और 1900 में जब मशीनें आई थी तभी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ घटी थी। लेकिन अगर हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो बहुत टाइम के बाद इंडिया की इकोनॉमिक एफिशिएंसी बढ़ी, क्योंकि दूसरे देशों के मुकाबले उनकी भी क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ा, तो एक्सपोर्ट मार्केट और इम्पोर्ट मार्केट में काफ़ी फ़र्क आया भारत के। तो इस सेंस में अगर हम देखें तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, ऑब्वियसली मैन लेबर बहुत ज़्यादा घटेगा, लेकिन लोग इसी तरह लिटरेसी रेट बहुत बढ़ेगा क्योंकि लोग पुश करेंगे, क्योंकि उसी सेक्टर में ज़्यादा जॉब्स मिल रही हैं उनको। सो बेसिकली लिटरेसी, एक तो एजुकेशन का हम लोग एरिया देख सकते हैं, प्लस एफिशिएंसी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया वो भी बढ़ेगा। जो इंडियन माइंड है उसके थ्रू हम एआई को सही तरीके से यूज़ करके हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इंडिया की जो इंडस्ट्री है, इन सब को हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं और मजबूती दे सकते हैं। मेरे अनुसार इसके लिए आवश्यक है कि हम आज के डेट में ना केवल एक राष्ट्रीय एआई रणनीति अपितु एक स्वदेशी एआई पारिस्थितिकी तंत्र का स्थापना करें। और ये जो इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, ये हम आईआईटी दिल्ली में बैठ के या संसद में बैठ के नहीं बना सकते। ये जब तक हमारे जो मिनिस्टर हैं, हमारी सरकार है, हमारे देश के बुद्धिजीवी है और जो हम युवा हैं, जब तक हमारे बीच में परस्पर वार्तालाप से यह इकोसिस्टम की स्थापना नहीं होगी, तब तक भारत का एआई वो ग्लोबल वैल्यू अचीव नहीं कर पाएगा। आई थिंक बिल्डिंग ऑफ व्हाट दिव्या सेड, आई थिंक especially for the poor and the lower middle class sections, for them to opt into like jobs for AI, small things like they can opt into things like maintenance, things like upkeep of machines or software or things like that. I think a transition cost is attached to that. I think for the government to create an AI ecosystem here, they would have to like try and at least compensate for that transition cost in a little bit and invest in not only things like education, but invest in like welfare schemes so that like poor, it's easier for poor to opt into those things because it's like harder for them, because जब उनकी रोजी रोटी चली जाती है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है to opt into these jobs। देखिए ये बहुत अच्छा इन्होंने बात उठाई है। हमारे देश में जो गरीब तबका है, लोअर मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, ऐसे परिवारों में रोजगार की एक बड़ी समस्या है।
क्या कुछ ऐसा तंत्र, कुछ ऐसा सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करके अलग अलग सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा सकें? सो बेसिकली जो हमें एम करना है वो ये जो भी एआई में डेवलपमेंट होगा वो इस तरह से करना होगा जिससे ये ना देखा जाए कि सबके ईज ऑफ कंफर्ट, केवल वो नहीं देखना है, ये भी देखना है कि जो हम लोग नया चेंज लाएंगे एआई में तो वो इस तरह से आए कि उसको जो लोग हैं जो इलिटरेट, जिनकी मतलब उतनी ज़्यादा नहीं है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, या जिन लोगों की रोजी रोटी को खतरा होगा अगर एआई की वो जॉब आएगी, तो हमें इस तरह से वो बनाना होगा जिससे कि उनका जो जॉब है और जो नया टेक्नोलॉजी आया है वो दोनों एक साथ साइड बाय साइड चल सके। जैसे अगर एग्रीकल्चर का सेक्टर ले तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक ये इनोवेशन आ सकता है कि हम लोग उनके जो क्रॉप्स हैं, जो उनकी फसल है, उसको बढ़ावा दे रहे रैदर देन मशीन्स को लाना जिससे उनका सारा काम हो जाए और जिससे जो मेन फार्मर है उसकी नीड खत्म हो जाए। उसके अलावा उसकी जगह हम लोग एक ऐसा टेक्नोलॉजी बना सकते हैं जैसे क्रॉप्स जो है या फिर जो मशीन वो लोग यूज़ कर रहे हैं जिसका एट द एंड कंट्रोल उनके हाथ में ही रहेगा, तो उससे उनकी जॉब को खतरा नहीं होगा पर उनकी लाइफ ईजी हो जाएगी। 80% जो भारत की आबादी है वो आज भी गाँवों में रहती है और ऐसे में हम हमारे अन्नदाता को कैसे मजबूती दे सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, तो उसके लिए आपको लगता है कि रिसर्च इनोवेशन लगातार करने की ज़रूरत है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट भी हो, एक ऐसा सिस्टम भी बनाया जाए कि जो जाकर के उनको समझाए और किसान जिस कीमत पे उस व्यवस्था को, सिस्टम को खरीद सके, वहां तक सोचे जाने की जरूरत है, तभी जाके हम ग्रास रूट लेवल पे एक बेहतर तस्वीर देख सकते हैं। तो आज की हमारी प्रॉब्लम क्या है, जब मशीनें इतनी आ रखी है लेकिन फिर भी अगर आप गाँव में जाएंगे, पंजाब के कई इलाकों में अभी भी आप देखेंगे तो वहाँ भी अभी भी खेती बाड़ी उन्हीं पुराने तरीक़ों से चल रही है, क्योंकि या तो किसान को अभी तक पता नहीं चला है कि कैसे करना है या उन्हें अभी तक कोई एवेन्यू नहीं मिला है कि इसकी वो यूज़ कर पाएँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एग्रीकल्चर में एआई का इन्फ्लुएंस आने के लिए दो चीज़ें रहेंगी। पहली तो कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ स्कीम दे, इनोवेशन दे, वेलफेयर स्कीम निकाले, कुछ तरीके से सब्सिडाइज करे इसको, कुछ तरीके से मेक्स इट मोर एक्सेसिबल टू दिस पीपल। या सेकंड आइडिया, इनको कम से कम पता चले इसके बारे में। पता चलने के लिए अब एआई से दे कैन क्रिएट लाइक सीड्स की वैरायटीज़ के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, प्लांटेशन के टाइम्स पे इफेक्ट आ रहा है, पानी कब देना है से लेकर सूरज कितना आ रहा है, हर चीज़ के बारे में पता चल सकता है और किसान उस हिसाब से सही चीज़ों की तरह लगा सकता है अपने फल को ताकि उत्पत्ति ज़्यादा हो। एट दैट टाइम अगर उनको पता ही नहीं है कि ये सब करना कैसे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी एट दैट पॉइंट विल बी कि कम से कम किसानों तक ये बात पहुँचे। रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में हम कितने आगे हैं? इंडिया में ये चीज़ है कि पहले वर्ल्ड के कोई दूसरे कंट्री डेवलप करते हैं, उसके बाद हम उसे ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि फर्दर, जैसे इसरो है वो फर्दर ऑप्टिमाइज़ करता है स्पेस टेक्नोलॉजी को कॉस्ट रिडक्शन के क्षेत्र में। तो हमारा अभी सिर्फ अगर एआई, रोबोटिक्स और जो भी वर्चुअल रियलिटी, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इस पर सिर्फ हमारा डेवलपमेंट बेस्ड एट द रिसर्च में ही है। हमारा मेन फोकस अभी रिसर्च में ही है, तो और हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नहीं है। जैसे बाकी कंट्रीज हैं उनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वेदर इट इज़ यूजफुल फॉर अस टू और नॉट, लेकिन हम लोग सिर्फ अभी रिसर्च पे हैं। तो अभी अगर आगे उसका बेहतर से बेहतर उपयोग करना है तो हमें रिसर्च को इंसेंटिवाइज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इसको बेहतर बनाने में इंडियन स्किल कितना कारगर हुआ है? दुनिया की कुछ कंपनीज हैं जो इसमें लीडर्स हैं, और अगर आप और ध्यान से सोचें तो आप पूछेंगे कि इन कंपनीज में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कौन है, तो इसका जो जवाब है वो है कि सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो भारतीय हैं, वो इंडियंस हैं। इंडिया में बहुत टैलेंटेड पीपल हैं, इंडिया में बहुत टैलेंटेड स्किल है, ठीक है, और वो सारा दुनिया भर में फैला हुआ है और उसका जो इफेक्ट है वो इनडायरेक्टली सबको ही मिल रहा है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने देखा कि कोविड टाइम्स में सबसे ज़्यादा इफेक्ट यदि हुआ है तो वो हमारा एजुकेशन सिस्टम हुआ है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना, कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कहीं पर नेटवर्क की कमी है। आपको लगता है कि एआई के ज़रिए हम हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं और उन बच्चों को भी जोड़ सकते हैं जो बच्चे रिमोट एरियाज़ में जो छूटे हुए हैं पढ़ाई से? कोविड में हमने देखा कि एजुकेशन में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे एग्ज़ाम्स लेना, पेपर्स अपलोड करना, प्रॉक्टरिंग करना, पेपर्स ग्रेड करना वगैरह वगैरह, और इन सब को डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी या मैन पावर की कमी हो जाती है। मे बी
अच्छे इंस्टीट्यूशंस में हो बट सबको ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाती है। तो इसमें एआई का बहुत बड़ा रोल रहा है कि इस चीज़ में एआई रिलेटेड सॉल्यूशंस जो होते हैं वो बहुत एक्सेसिबल बनाते हैं इन सब टेक्नोलॉजीज़ को कि हर बच्चे इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में इस टाइप की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाएँ और अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर पाए डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स फेस्ड ड्यूरिंग द पैंडेमिक। माय लास्ट क्वेश्चन, स्पेस टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इफेक्टिव? स्पेस टेक्नोलॉजी में तो जहाँ तक मेरा अनुमान है मार्स रोवर चल ही मतलब एआई के दम पे रहा है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम एनालाइजिंग इमेजेस जो टेलीस्कोप से आती हैं, बिकॉज बहुत अमाउंट ऑफ डेटा है, जैसे आप बिग डेटा की बात कर ही रहे थे, तो इतना अमाउंट ऑफ डेटा है, इसको एनालाइज करने के लिए एआई अकेला ही एक सक्षम यंत्र है जो हमारे पास है एट दिस पॉइंट। वरना स्पेस टेक्नोलॉजी में जब डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्लाइमेट कंडीशंस आएंगी, जब मशीनरी बाहर जा रही है तो उसके ऊपर रिसीव कैसे करना है, वहाँ भी सिर्फ एआई ही यूटिलाइज हो रहा है। एंड हम हर बार सिर्फ किसी की जान को भी खतरे में नहीं डाल सकते भेजने के लिए। एट दैट टाइम एआई इज़ बीइंग हेल्पफुल कि वहाँ जाके क्या करना है, रिसीव कैसे करना है एनवायरनमेंट को, वो भी एआई ही कर रहा है दिस पॉइंट। तो उस चक्कर में एआई आगे चीज़ें प्रेडिक्ट कर पा रहा है, पीछे की समझ पा रहा है और ओवरऑल एनालाइज बेटर कर पा रहा है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में तो डेफिनेटली एआई हेल्प कर रहा है। कोई और इस पर बोलना चाहता है? टेक्नोलॉजी देखेंगे तो उसमें ये क्या होता है कि स्पेसक्राफ्ट का भी मैनेजमेंट बहुत सारा भी मैनुअल होता है। तो लेट्स से अगर, और ये भी होता है कि अगर कभी कोई प्लैनेट बीच में आ जाए तो आपका कनेक्शन टूट जाता है, तो उसमें उस टाइम पे उस स्पेस फ्लाइट को मैनेज करने के लिए अभी प्री कमांड्स डाल देते हैं। तो इसको अभी हम एआई से कर सकते हैं। और अगर हम आगे जैसे स्पेस ट्रैवल को, जैसे एलॉन मस्क कह रहा है कि अगर हम मार्स पे कोई कॉलोनी एस्टैब्लिश करना चाहे, तो अगर कुछ भी आपको ऐसा करना है तो यू मस्ट नीड एआई जो इतनी सारी स्पेस ट्रैवल्स और इतने सारी चीज़ों को एनालाइज करके ये बता पाए कि मतलब ये हमारी फ़्लाइट ऐसे चलनी चाहिए और सबको मैनेज कर पाए। क्योंकि अभी व्हाट आई फील कि बहुत ही वीक एआई यूज़ होता है स्पेस ट्रैवल में। अभी बहुत सारा ग्रंट वर्क और बहुत सारे कमांड्स होते हैं, बट आगे अगर हम अपनी सारी फ्लाइट्स को एआई के थ्रू से मैनेज कर पाए तो हम ये स्पेस ट्रैवल और स्पेस कॉलोनाइजेशन अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सो एक्चुअली स्पेस टेक्नोलॉजी में एआई का यूज़ थोड़ा कम होता है एंड इसका रीज़न ये है कि एआई इज़ सॉर्ट ऑफ अ ब्लैक बॉक्स। हम एआई सिस्टम के बारे में उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ये सिस्टम ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर में सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। हर एक चीज़ जो स्पेस टेक्नोलॉजी करती है उसको बहुत ध्यान से उसको एग्जामिन करना होता है कि कहीं गड़बड़ ना हो, क्योंकि द कॉस्ट इज़ वेरी हाई। तो अगर हम चाहते हैं कि स्पेस टेक्नोलॉजी में एआई का और यूज़ हो तो हमें एआई की एक्सप्लेनेबिलिटी में बहुत प्रोग्रेस करना होगा। सो दिस इज़ ये एक रिसर्च का डायरेक्शन है जिसमें हम ट्राई करते हैं ये समझना कि जो एआई सिस्टम है मेरा वो गारंटीड तरीके से काम कर सके, वो कुछ ऐसा ना करे जो हम नहीं चाहते हैं, या वो जो करे वो हम समझ सकें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हमने युवा छात्रों के अलग अलग सुझाव सुने। आप सोचिए, साल 1950 से जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पहली बार पूरी दुनिया के सामने रखा और उसके बाद तब से लेकर के अब तक बहुत सारे इसमें प्रयास किए गए, परिवर्तन किए गए, कोशिशें की गई इस पर काम करने की। और भारत की बात करें तो बैलगाड़ी से शुरू हुआ सफ़र आज अंतरिक्ष तक जा पहुंचा है। हम उम्मीद करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर इस्तेमाल करके भारत के हर क्षेत्र में हम विकास को आगे बढ़ाएंगे और एक बेहतर और सुंदर तस्वीर हम सब मिलकर बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ आज की इस न्यू इंडिया डिबेट को यहीं विराम देते हैं। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।